हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का पेपर जो कि 4 जनवरी 2022 को कराया गया था, शिफ्ट 1 का पेपर, जिसमें हम सीडीपी का सेक्शंस डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर एनालिसिस है ये आंसर की रिस्पांस की आ चुकी है, तो उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। और मे बी आप अपने 4 जनवरी के एग्ज़ाम को मैच कर सकते हो कि आपके क्वेश्चंस कितने ठीक रहे। और ये जो क्वेश्चंस हैं मे बी अदर शिफ्ट्स में भी रिवाइज हुए होंगे, तो आप मैच कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन दिया है टीचर शुड यूज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू एक्सेस चिल्ड्रन। रीज़न है नो सिंगल असेसमेंट टूल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ चिल्ड्रंस प्रोग्रेसिव लर्निंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आर ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर फॉल्स, या बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि टीचर को एक वाइड असेसमेंट टूल्स यूज करने चाहिए एंड टेक्निक्स चिल्ड्रन को असिस्ट करने के लिए। कोई एक सिंगल टूल, रीज़न असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि टीचर को करने चाहिए बिकॉज लगाकर, बिकॉज क्योंकि नो सिंगल असेसमेंट टूल, कोई भी एक सिंगल असेसमेंट टूल योग्य नहीं है बच्चों की जो प्रोग्रेस और लर्निंग के डिफरेंट एरिया में डेवलपमेंट को जानने के लिए। तो असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, और रीज़न जो है असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाषा जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसकी बात कौन करता है? बैगोत्स्की ने कही थी, हावा गार्डनर ने कही थी, लॉरेंस कॉलबर्ग ने, या जीन पियाजे ने। तो भाषा की बात जीन पियाजे ने भी कही थी अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, और लेबाइगोत्स्की ने भी कही। तो लेकिन पियाजे ने बताया था कि भाषा जो है इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभाती है संज्ञानात्मक विकास में। ये जो बात कही थी लेबाइगोत्स्की ने कही थी कि भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में यानी मानसिक विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो ये बात लेबाइगोत्स्की ने कही थी। तो सोशियो कल्चर एंड लैंग्वेज, ये तीनों की बात लेबाइगोत्स्की करते हैं। भाषा विकास, भाषा, संस्कृति और समाज की बात। तो इसमें जो पूछा है भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण होगी, तो ये बात लेबाइगोत्स्की ने कही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस स्तर के बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। तो जीववाद दृष्टिकोण किस स्टेज में आ जाता है? तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था। तो ये जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें पूछा है कि जीववाद बच्चे के किस स्टेजेस में आ जाता है। एनिमिज्म का जो दृष्टिकोण है वो किस एज में आ जाता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में यानी प्री ऑपरेशनल में, फॉर्मल में, कॉन्क्रीट में, या सेंसरी मोटर में। तो जीववाद आ जाता है यानी कि पेड़ पौधे में भी, और ये चलते हैं, लुढ़कते हुए पत्थर, ये सभी इनकी अपनी एक मंशाएं और इरादे होते हैं। ये जो जीववाद का दृष्टिकोण आता है ये बच्चे के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 2 से 7 वर्ष मानी गई है। तो ये क्वेश्चन देखो एज इट इज़ है, जो कि मैंने पियाजे की थ्योरी कराई थी उसमें भी मैंने बताया था कि जीववाद किस एज में आ जाता है बच्चे की, जो पियाजे की थ्योरी कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 से 6 वर्ष तक की अवधि को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन अवस्था, मध्य बचपन अवस्था, या शेष अवस्था। तो 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है उसे प्रारंभिक बचपन अवस्था कहा जाता है। जो चाइल्डहुड है उसे 2 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक बचपन अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। तो प्रारंभिक जो है 2 से 6 और उत्तर है 6 से 12। तो 4 का आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन है अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस प्ले इन अ सिटीज इज बेस्ड ऑन रियलिटी टीवी शोज दैट दे सी। यानी कि बहुत से बच्चे जो है शहरों में मतलब रियलिटी शो के ऊपर अपना रोल प्ले करते हैं यानी कि नाटक करते हैं, क्योंकि जिन्हें वे देखते हैं। बिकॉज रीज़न दिया है अपार्ट फ्रॉम फैमिली, फैमिली से अलग, एंड पीयर्स,
उनके जो साथी समूह हैं। दीज डेज मीडिया इज़ अ बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो मीडिया है एक सामाजिककरण में एक मुख्य भूमिका निभा रही है। तो ये बात सही है। तो असर्शन रीज़न दोनों ही सही हैं और रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वितरण सुनिश्चित करना। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है इसे हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जो 4 ऑप्शन है वो पुनर्वलन कह रहा है, तो लेकिन पुनर्वलन की बात प्याजे ने नहीं कही है। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि जिसमें 4 ऑप्शन है वो सारे ही गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, विविधता को महत्व, मानकीकृत परीक्षण। जो सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा वो विविधता को महत्व ही शामिल करेगा, कि हम अगर डाइवर्सिटी को अगर हम इम्पोर्टेंस दें तो उसमें जो बच्चे सुविधाहीन और वंचित समूह हैं उनको भी हम शामिल कर पाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना। तो पुरस्कार जो है वो बाहरी अभिप्रेरणा है, यानी बच्चा बाहर रूप से प्रेरित है, पुरस्कार के लिए वह खेल रहा है। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। नेक्स्ट नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, यानी कि इनाम के लिए वह चित्रकारी कर रहा है, तो ये भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, तो प्रशंसा जो है बाह्य मोटिवेशन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पूछा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, तो रुचि के कारण अगर वो इंटरेस्ट के साथ किसी नई भाषा को सीख रहा है तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा है, तो इसका आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? तो अनुकृति, अधिसंज्ञान, रटकर याद करना या विस्मरण। जो ये स्वयं मूल्यांकन और उनकी समझ की जांच करना, यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच के बारे में सोचना, तो प्लानिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये सारी चीज़ें अधिसंज्ञान में आती है, यानी मेटा कॉग्निशन में। 9 का सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है, उसमें बच्चे केवल सक्रिय श्रोता होने चाहिए, निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो निष्क्रिय श्रोता होंगे तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होगा। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चे सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। इसमें भी पैसिवली हैं बच्चे। ब्लैक बोर्ड से उत्तर की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर है, यानी सिर्फ ब्लैक बोर्ड का वर्क है उसी को बच्चे नोट कर रहे हैं। या फिर 4 ऑप्शन ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तो ये बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तो यानी कि नॉलेज को एक्टिवली बच्चे बिल्ड करेंगे। तो ये होगा 4 ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव है और बच्चा खुद से ज्ञान को बिल्ड कर रहा है, एक्टिव है, तो ये चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का मानी जाएगी। तो 10 का होगा 4 ऑप्शन सही। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? सीखने के आकलन को नहीं दर्शाती है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे। रचनात्मक मूल्यांकन की कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका आकलन को नहीं दर्शाता है। तो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, ये आकलन के प्रदर्शन को नहीं दर्शाता है। बाकी आकलन में बच्चे सक्रिय रूप से सोचते हैं, आकलन करते हैं खुद का कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और हम वहाँ कैसे पहुँचे। और रचनात्मक मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होता है, जिसमें कि सहकर्मी स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा आकलन का, कि उसमें सिर्फ कंपैरिजन की जाए छात्रों की। नेक्स्ट इज प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? करके सीखना, रटकर याद करना, निष्क्रिय रूप से सुनना, बिना समझे नकल करना। तो इसमें जो बिना समझे नकल करना
निष्क्रिय रूप से सुनना यानी पैसिव से सुनते रहें, रटकर याद करना, सिर्फ रटते रहें चीज़ों को, या फिर करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रारंभिक कक्षा के लिए सबसे बेहतर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि सबसे बेहतर तरीके से बच्चे सीखते हैं जब करके बच्चे खुद सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। रीजन दिया है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम के लिए असर्शन दिया है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। सही बात है। अगर लर्निंग होती है तो विद्यालय अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो दोनों ही सही हैं। इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट इज, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह प्रदर्शन, एक बच्चा है जो अधिगम में असहायता महसूस कर रहा है तो प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। अधिगम में असहाय है तो सीखने में उत्साह दिखाएगा ही नहीं। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, या फिर शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो जो बच्चा अधिगम में असहाय महसूस कर रहा है वह शैक्षिक जो भी हमारी जो एजुकेशनल जो भी एक्टिविटी होंगी उनसे बच्चा अलग थलग महसूस करेगा, यानी अलगाव रखेगा। तो 4 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर स्थूल कौशल, एक पैर पर संतुलन करना, पेंसिल पकड़ना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, या फिर किताब के पन्ने पलटना। तो स्थूल कौशल जो आता है वो आता है, यानी माइक्रो स्किल में जो आएगा, ग्रॉस स्किल में जो आएगा वो आएगा एक पैर पर संतुलन करना, यानी कि एक पैर से किसी चीज़ को खड़े करना। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स काम कर रही होती हैं उसमें। और पेंसिल पकड़ना, इसमें माइक्रो मोटर स्किल्स हमारी काम कर रही हैं, जिसमें हम उंगलियों से पेंसिल पकड़ते हैं। मटर को उंगलियों से छील रहे होते हैं, उसमें भी हमारी फाइन मोटर स्किल काम कर रही होती हैं, सूक्ष्म गतिकी कौशल। किताब के पल्ले भी हम सूक्ष्म गतिकी कौशलों से पलटते हैं। तो इसका आंसर होगा एक पैर पर संतुलन करना, यानी कि हमारी इसमें बड़ी मसल्स काम कर रही है, पैर पूरा। तो स्थूल कौशल में आएगा, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल में। नेक्स्ट इज, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? श्रवण बाधित छात्रों को, दृष्टिबाधित छात्रों को, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र को, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र को। यानी सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो ये जो बच्चे हैं, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, या फिर दृष्टिबाधित छात्र, या फिर श्रवणबाधित छात्र, तो ये सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो 3rd होगा, यानी कि श्रवणबाधित बच्चों को भी इसमें हेल्प होगी, दृष्टिबाधित जो बच्चे नहीं देख सकते हैं उनको भी हेल्प होगी, अधिगम की जो कठिनाइयाँ बच्चे महसूस कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, लर्निंग डिसेबिलिटी वालों को, और जो गतिमान दिव्यांगता वाले बच्चे उनको भी हेल्प मिलेगी अगर सामग्री को कई तरीक़ों से बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाए। समावेशन में इन सारे बच्चों को हेल्प होगी। तो इसका आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट इज, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो रिक्वायर्स करती है फ्लेक्सिबल पेडागोजिक, रेजिड माइंडसेट, स्टैंडर्डाइज कैरिकुलम, या इंक्रीजिबल बिल्डिंग। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो रिक्वायर्स करती है फ्लेक्सिबल पेडागोजीज, यानी कि लचीला होना चाहिए शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट इज, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन केवल सामाजिक संस्कृति का कारक है, न तो वंशानुगत है, न ही पर्यावरणीय कारक है, अनुवांशिक तो पर्यावरण परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, या किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा है। जो विकासात्मक परिवर्तन है वो किसका परिणाम है? जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों परिस्थितियों का अनूठा संयोग होता है। तो जो विकास होता है बच्चे का अनुवांशिकी और पर्यावरणीय दोनों परिस्थितियों से मिलकर होता है। तो 18 का होगा 3rd आंसर। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? श्रवण दोष वाला, यानी कि जो श्रवण दोष है उसे ऑडियो टेप देना, पठन वैफल्य को लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, या फिर गुणज वैफल्य को कैलकुलेटर का प्रावधान करना, या दृष्टि
दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। जो श्रवण दोष है बच्चे को, उसे ऑडियो टेप देंगे, तो ये सबसे अच्छा संयोजन है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती? आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, परीक्षा केंद्रित कठोर रणनीतियाँ, या फिर पाठ्य नियोजन में नवाचार, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा। तो जो सही शिक्षण पद्धतियाँ का सकारात्मक योगदान नहीं है वो परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो शिक्षण की रणनीतियाँ कठोर नहीं होंगी, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो इसका क्या है सेकंड आंसर? नहीं, सेकंड आंसर होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सकारात्मक योगदान में परीक्षा जो है केंद्रित कठोर रणनीतियाँ नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? विद्यालय कारक, व्यक्तित्व लक्षण, प्रेरणा, या फिर रवैया। जो पर्यावरणीय कारक है वो विद्यालय है। नेक्स्ट इज और जो व्यक्तिगत लक्षण है, प्रेरणा, रवैया है, ये सारे व्यक्तिगत कारक हैं। नेक्स्ट इज हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों को विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। यानी कि वनस्पति और जीवों को वो प्रजातियों को सुंदरता को पहचानते हैं और जानते हैं। ये उसमें किस प्रकार की बुद्धि है? हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, तो उसमें से उस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की बुद्धि है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, या फिर प्रकृतिवादी बुद्धि, या फिर संगीतीय बुद्धि, या फिर स्थानिक बुद्धि। तो उसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि है। ये वो प्रकृति को, वनस्पति को, जीव जंतुओं की प्रजातियों को जान पाता है, तो उसके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि है। 22 का सेकंड आंसर। नेक्स्ट वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन करके, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के द्वारा, या फिर प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, या पुरस्कार के लिए प्रयास करके, और दंड से बचकर। तो जो वाइगोत्स्की बात करते हैं वो सोशियो कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं। यानी कि बच्चे समाज में, यानी कि अपने साथी समूह के साथ बेहतर सीखेंगे, इंटरेक्ट करके, साथियों के साथ बातचीत करके। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो 23 का होगा 3 आंसर। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में ऐसे कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? गुणनजन वैफल्य, गतिमान दिव्यांगता, पठन वैफल्य, आत्मकेंद्रिता, स्वलीनता। यानी कि सामाजिक संचार दिव्यांगता कौन सी सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? पठन वैफल्यता, आत्मकेंद्रित गुणज वैफल्यता, गतिमान दिव्यांगता, पठन वैफल्यता, या फिर आत्मकेंद्रित स्वलीनता। तो सामाजिक संचार में जो दिव्यांगता को चुनौतियाँ का जो कारण बनती है वो आत्मकेंद्रिता, स्वलीनता बनती है। यानी कि एक व्यक्ति जो कि आत्मकेंद्रित है, ईगोसेंट्रिक है, और वो स्वलीनता है, यानी खुद में ही खोया रहता है, तो उसे सामाजिक जो संचार है उसमें उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो 24 का 4 आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच्ड पेयर? कौन सा पेयर करेक्ट है? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, 1 ईयर्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, फिजिकल consequences of an action determined whether it is good or bad, punishment and obedience orientation, laws are not fixed but can be changed for the good social। तो इसका जो आंसर होगा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो होता है 1 ईयर्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस। यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय किसके लिए? वह यह सुनने के लिए कि वह एक अच्छा है, विंग नाइस अच्छा बनने के लिए। तो इसका 25 का जो करेक्ट मैच पेयर है वो फर्स्ट है। अब अभिकथन दिया है, असर्शन दिया है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। रीज़न दिया है क्योंकि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो असर्शन जो दिया है अभिकथन, वो एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों को दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, बच्चे की रियल लाइफ से उसके एक्सपीरियंसेस को जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो दोनों ही कथन और तर्क दोनों ठीक है, और जो तर्क है वो अभिकथन को सेटिस्फाई करता है। तो ए आर बोथ इज राइट, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसका आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट इज बच्चों में भ्रांतियाँ होना है, यानी बच्चों में भ्रांतियाँ होना क्या है? दुर्लभ है,
प्राकृतिक है, असामान्य है या अप्रारूपिक है। तो बच्चों में भ्रांतियाँ होना एक प्राकृतिक बात है, क्योंकि बच्चों की भ्रांतियाँ होती हैं कि अगर वो चलते हैं तो बादल उनके साथ चलता है, पेड़ भी उनके साथ चलते हैं। तो ये भ्रांतियाँ क्या है, बच्चे के अंदर नेचुरली हैं। नेक्स्ट इज 28। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उसके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है, जेंडर समानता का। इसमें जेंडर समानता नहीं हो रही क्योंकि वो बता रही है कि लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां ज़्यादा आज्ञाकारी होती हैं। जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता, जेंडर पक्षपात। तो वह क्या कर रही है, जेंडर पक्षपात, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है ये। 28 का होगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट इज 29। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए, उसके बारे में स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। तो ये कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करे, संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, असंबंधित खंडों में यानी कि कोई रिलेशन ही नहीं है गतिविधियों का, एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये सा भी नहीं होना चाहिए। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए, बिल्कुल उन्हें एक सही संदर्भ में स्थित करना चाहिए। स्पष्ट निर्देश यानी बच्चे समझ नहीं पा रहे उस तरह का कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा, एक शिक्षा को सार्थक बनाने के लिए कक्षा की गतिविधियों को उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। तो 29 का थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, एक भाषावाद को, मूल्यांकन का मानकीकरण, बहुभाषावाद को, या फिर पाठ्यक्रम का मानकीकरण। तो ये NEP 2020 से क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर होगा बहुभाषावाद। जो NEP 2020 सिफारिश जो करती है वो मल्टीलिंगुअलिज्म की सिफारिश करती है, यानी बहुभाषावाद। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो कि CTET एग्ज़ाम 4 जनवरी 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में कराया गया था। तो ये था आंसर की रिस्पॉन्स का पेपर एनालिसिस। तो आप अपना मैच कर सकते हो, और बाकी जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं मे बी उसमें भी क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।